ये 1991 की बात है। अमेरिका में एक जगह जिसका नाम कमानो आइलैंड है, ये लड़का इसी जगह का रिहायशी था और इसका नाम गोल्डन हॉरेस मोर था। इसके वालिद गोल्डन मोर नशा करते थे। इसी वजह से एक दफा पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और जेल में बंद कर दिया। अब गोल्डन हॉरेस और उसकी वालिदा बेमला घर में अकेले ही रह गए थे। उसकी वालिदा अपने बेटे को हमेशा परेशान करती रहती थी। वो उसे बेतहाशा मारती। इस वजह से गोल्डन का दिमाग बचपन से ही काफी डिस्टर्ब हो चुका था। आहिस्ता आहिस्ता उसे चोरी करने की आदत पड़ गई। रात के अंधेरे में वो चोरी करता और दिन की रोशनी में वो जंगल में जाकर छुप जाता था। पुलिस गोल्डन को साल 2006 में पकड़ना चाहती थी क्योंकि वो काफी ज्यादा चोरियां कर चुका था और उस पर बहुत सारे केसेस बन चुके थे। इंतहाई कोशिश के बावजूद 1 साल तक पुलिस उसे नहीं पकड़ पाई। 9 फरवरी 2007 को पुलिस ने गोल्डन को गिरफ्तार कर लिया। वो अभी बहुत छोटा था, उसके लिए उसे 3 साल के लिए तरबियती जेल में भेज दिया गया। वहां जाकर उसमें काफी सुधार आ गया था, मगर 29 अप्रैल 2008 को ये वहां से भाग गया और वहां से भागकर उसने कैमानो आइलैंड से एक कश्ती चोरी की और ऑर्कस आइलैंड पहुंच गया। वहां जाकर वो रेडियो सुनकर और किताबें पढ़कर जहाज चलाने की मशक करने लगा। हम सब जानते हैं कि हवाई जहाज उड़ाने के लिए बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत होती है, मगर उसका दिमाग उल्टा काम करता था। 12 नवंबर 2008 को उसी आइलैंड के एयरपोर्ट से उसने एक सिंगल इंजन जहाज चोरी किया और ये लड़का इस जहाज को 400 किलोमीटर दूर तक ले गया। बाद में जहाज पर कंट्रोल नहीं कर पाया और ये जहाज क्रैश हो गया, लेकिन खुशकिस्मती से गोल्डन की जान बच गई। उसके बाद उसने 3 और छोटे जहाज चोरी किए, फिर ये कभी पुलिस के हाथ नहीं लग पाया। साल 2010 आया। 2010 में यह लड़का अमेरिका के शहर लिटन में रह रहा था। गोल्डन इतनी चोरियां कर चुका था कि उसे FBI ढूंढ रही थी और ये वांटेड बन चुका था। अब ये अमेरिका में आखिरी चोरी करने वाला था। ये भी एक हवाई जहाज था। इस जहाज के जरिए गोल्डन अमेरिका से वापस कमानो जाना चाहता था। 4 अप्रैल 2010 को उसने एक प्राइवेट जहाज चोरी किया और उसे लेकर उड़ गया, मगर वो इस जहाज को संभाल नहीं पाया और ये जहाज अमेरिका के एक मकाम बहामास में क्रैश हो गया। इस हादसे में भी गोल्डन बच गया, मगर इस बार पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके FBI के हवाले कर दिया। गोल्डन पर 2 साल तक केस चला, बाद में उसे 6 साल की सजा हुई, लेकिन ये 2018 में जेल से छूट गया। आज ये बहुत अच्छी कंपनी में काम करता है और बहुत बेहतरीन जिंदगी गुजार रहा है। दोस्तों, अमेरिका के शहर ह्यूस्टन में जेमी नाम की एक औरत रहती थी। उसके साथ उसका बेटा जिसका नाम रूडी फ्रायस था वो रहता था। 2011 में जेमी के बड़े बेटे जिसका नाम चार्ल्स था, उसकी एक मोटरसाइकिल हादसे में जान चली गई। उस वक्त रूडी की उम्र 13 साल की थी। अपने बड़े भाई को खोने के बाद वो अक्सर परेशान रहने लगा। उसके 2 साल बाद यानी 2014 में उसके वालिद का भी इंतकाल हो गया। अब जेमी और उसका बेटा वो दोनों ही बचे थे। जब लोगों को जेमी के बारे में पता चला तो उन्होंने फंड इकट्ठा किए और वो पैसे उसे दे दिए। इस तरह उसके पास काफी ज्यादा पैसे जमा हो गए। मगर 6 मार्च 2015 को रूडी अपने कुत्ते के साथ कहीं बाहर निकला, मगर घर सिर्फ उसका कुत्ता ही वापस आया। वो खुद कहीं गायब हो गया था। जब उसकी मां को यह पता चला तो वो फौरन पुलिस के पास गई। पुलिस पहले से ही उसकी कहानी जानती थी कि उसने अपने एक बेटे और अपने शौहर को खोया है और अब अपने दूसरे बेटे को भी खो दिया। इसलिए पुलिस ने उसके छोटे बेटे को ढूंढने के लिए दिन रात एक कर दिया, मगर वो कहीं नहीं मिला। उधर जब लोगों को पता चला कि उसका दूसरा बेटा भी लापता हो गया है तो लोगों ने और ज्यादा पैसे जमा किए और उसे दे दिए। लोगों ने कई एजेंट भी हायर किए कि वो उसके छोटे बेटे को ढूंढ सकें, लेकिन ना ही उसे कोई एजेंट ढूंढ पाया और ना ही पुलिस उसे ढूंढने में कामयाब हो सकी। 2018 में पुलिस को एक आदमी की कॉल आई और उसने पुलिस को बताया कि मैंने इस बच्चे को उसके घर के आसपास घूमते हुए देखा है। पुलिस फौरन रूडी के घर आई और सारा घर चेक किया, मगर वो वहां नहीं था। पुलिस ने यही समझा कि किसी ने हमारे साथ मजाक किया है, इसलिए पुलिस वहां से चली गई। मगर उसके ठीक 5 साल बाद 3 जुलाई 2023 को 25 साल का एक लड़का चर्च में सोया हुआ मिला। पुलिस वहां पहुंची और उस लड़के का जायजा लिया। उस लड़के की जेब से एक कार्ड मिला। उस कार्ड में उस लड़के का नाम रूडी फ्रायस तहरीर था। पुलिस ये देखकर हैरान रह गई क्योंकि लड़का पिछले 8 साल से गायब था और पुलिस उसे ढूंढ रही थी। पुलिस ने जल्द ही उसकी वालिदा को उसके बारे में बताया, लेकिन बाद में जो बात पता चली वो हैरान कर देने वाली बात थी। ये लड़का कहीं गायब हुआ ही नहीं था, बल्कि 2015 में उसकी मां ने उसे घर में कैद कर दिया था, क्योंकि उसकी मां के दिल में डर बैठ गया था कि उसने अपने शौहर और बड़े बेटे को खोया है, कहीं छोटे बेटे को भी ना खो दे। इस डर से उसने अपने बेटे को अपने घर में कैद कर लिया था। रूडी ने अपने घर की कैद से कई बार भागने की कोशिश की, मगर 3 जुलाई 2023 को वो अपने घर से भाग गया और पुलिस को चर्च के गार्डन में मिला। पुलिस को जब सारे मामले का पता चला तो उन्होंने रूडी की मां को गिरफ्तार कर लिया, मगर रूडी ने अपनी मां को माफ कर दिया क्योंकि वो जानता था कि उसकी मां उसे खोने के डर से खौफजदा थी। दोस्तों, पुराने जमाने में आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग के जरिए लोगों को वो बातें जो उन्होंने इस दुनिया में महसूस की थी बताते थे।
15वीं सदी में ऐसे ही गुमनाम आर्टिस्ट ने अपनी पेंटिंग के जरिए लोगों को बात बताना चाही, जिस पर आज भी एक बहस जारी है। 15वीं सदी में एक इटालियन आर्टिस्ट के जरिए बनाई गई पेंटिंग विद सेंट गुआनिनो मोना, इसमें मोना, बेबी जीसस और सेंट गुआनिनो को दिखाया गया है। अगर आप इस पेंटिंग के बैकग्राउंड में नजर दौड़ाएं तो आपको एक आदमी नजर आएगा जिसने अपने सर के ऊपर कुछ इस तरह से हाथ रखा हुआ है और वो आदमी आसमान पर किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है। बहुत से तारीखदानों का ये कहना है कि ये ऑब्जेक्ट यूएफओ हो सकता है और इस पेंटिंग के पीछे नजर आ रहा आदमी वही आदमी है जिसने ये पेंटिंग बनाई है। पेंटर ने अपनी पेंटिंग में लोगों के लिए ये पैगाम दिया है कि उसने किस तरह से एलियंस के साथ कम्युनिकेट किया है। दूसरी तरफ बहुत से तारीखदान और मजहबी स्कॉलर ये कहते हैं कि ये सब झूठ है। असल में ये पेंटिंग एक नॉर्मल सी पेंटिंग है जिसमें तसव्वुराती चीजों को दिखाया गया है। अगर हम तस्वीर में नजर आ रहे इस ऑब्जेक्ट की बात करें तो ये एक क्यूपिड हो सकता है, लेकिन गौर से देखने पर यह एक यूएफओ नजर आता है। रिंग विद द इमेज ऑफ पॉलिस एथेना। दोस्तों, एक कदीम रूसी बस्ती में मुताले के दौरान रिसर्चर्स को एक ऐसी अंगूठी मिली है जिस पर यूनानी देवी पैलेस अथेने की तस्वीर छपी हुई है, जिसमें अथेने ने बाएं हाथ में एक हेलमेट पकड़ा हुआ है जबकि दूसरे हाथ में तलवार पकड़ी हुई है। साइंसदान इस अंगूठी को बनाने के मकसद पर अभी तक रिसर्च कर रहे हैं। दोस्तों, इसी इलाके से साइंटिस्ट को एंशिएंट फ्यूनरल वैगन मिली थी जिस पर लाश को डालकर ले जाया जाता था। फिलहाल ये यरेवान के ओमानिया के हिस्ट्री म्यूजियम में नुमाइश के लिए पड़ी हुई है। दोस्तों, 1898 में घड़ियों के डिजिट्स को एक ऐसे पेंट से पेंट किया जाता था जो अंधेरे में चमकता था और जिसमें रेडियम की कुछ मिकदार होती थी। अजीब बात है कि पेंट करने के लिए जिस ब्रश का इस्तेमाल किया जाता था उसे मुंह से गीला करके सीधा करना पड़ता था, जिससे रेडियम की कुछ मिकदार जिस्म में चली जाती थी, जिससे यह हुआ कि 1 साल के अंदर इन वर्कर्स को कैंसर और हड्डियों की बीमारियां लग गईं, जिससे जल्द ही उनकी मौत हो गई। इसके बावजूद रेडियम को हेल्थ के लिए बेहतरीन मानकर मार्केट में खूब बेचा गया। ह्यूमन जू यानी इंसानी चिड़ियाघर एशियन और अफ्रीकन लोगों को दिखाने के लिए खोले गए थे। उस दौर में गोरे लोग काले लोगों का मजाक उड़ाया करते थे और खुद को सबसे बेहतरीन मानते थे। उस दौर में हजारों लोग इंसानी चिड़ियाघर देखने के लिए दूर दूर से आते थे। 1830 में मेंटल हॉस्पिटल में मरीजों को देखना आम लोगों के लिए एक हैरान कुन अमल था। हालांकि मरीजों के घर वाले उसका सारा खर्चा हॉस्पिटल वालों को देते थे, लेकिन यह भी हॉस्पिटल वालों के लिए काफी नहीं था। हॉस्पिटल वालों ने मरीजों को एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसे लोगों की एक बड़ी तादाद पैसे देकर देखना चाहती थी। यहां तक कि वो लोग एक छड़ी की मदद से मरीजों पर तशद्दुद भी कर सकते थे। बॉडी पार्ट्स कलेक्शन। आज के दौर में कोई पागल इंसान ही इंसानी जिस्म के हिस्सों को अपने पास ट्रॉफी की तरह सजा कर रखेगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि तारीख में ये एक आम बात थी और ऐसा करने से किसी को कोई मसला नहीं था। लोगों के घरों में ऐसे रूम्स होते थे जहां वो ह्यूमन बॉडी पार्ट्स रखा करते थे। यहां तक कि सोल्जर्स भी जंग में मारे गए दुश्मन की खोपड़ी अपने पास रख लेते थे और इसे वो अपने लिए फख्र की बात समझते थे। दोस्तों, ये 1980 की बात है। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में एक कपल रहता था। मर्द का नाम जेरी एल्टर और बीवी का नाम रीटा एल्टर था। पेशे के एतबार से ये दोनों टीचर थे। बहुत ही थोड़े अरसे में ये दोनों मियाँ बीवी इंतहाई अमीर हो गए। अमीर होने के बाद ये बाहर के मुल्कों में सैरो तफरीह के लिए जाते थे। दरअसल ये दोनों मियाँ बीवी महंगी चीजें चुराया करते थे और इन महंगी चीजों को बाहर के ममालिक बेचा करते थे। ये 1985 की बात है। इन दोनों ने एरिज़ोना म्यूजियम से विमेन ऑक्रे पेंटिंग को चुराया। ये पेंटिंग इंतहाई महंगी थी। म्यूजियम में कैमरे न होने की वजह से ये पता नहीं चल सका कि चोरी किसने की थी। इस जोड़े ने इस पेंटिंग को बेचने की बजाय अपने पास ही रख लिया। थोड़े अरसे बाद ये दोनों मियाँ बीवी मुलाजमत से रिटायर हो गए और अपने दोनों बच्चों को लेकर न्यू मैक्सिको आ गए और वहीं पर रिहाइश इख्तियार कर ली। वक्त गुजरता गया। जब इन दोनों के बच्चे बड़े हो गए तो उन्होंने अपने वालिदैन को छोड़ दिया और कहीं बाहर चले गए। मगर इन मियाँ बीवी के पास बहुत सा कीमती सामान था जो उन्होंने चुराया हुआ था। इस सामान में वो पेंटिंग भी शामिल थी। इस पेंटिंग को इन दोनों ने अपने बेडरूम में आवेजा कर रखा था। 2011 में जेरी ने एक किताब लिखी। इस किताब का नाम द कप एंड द लिप था। इसने जितनी भी चोरियां की थीं, इस किताब में उसने इन सब चोरियों के बारे में लिखा, मगर इस किताब पर किसी ने खास ध्यान नहीं दिया। उससे 1 साल बाद 2012 में उसकी बीवी रीटा की मौत हो गई और उसके 5 साल बाद 2017 में जेरी की भी मौत हो गई। लेकिन मरने से बहुत पहले जेरी ने अपनी सारी दौलत अपने भतीजे रॉन रॉसमैन के नाम कर दी थी। वो इसलिए कि उसके बच्चे उसे छोड़कर जा चुके थे और उनके भतीजे ने ही उनको संभाला था और उनकी खिदमत की थी। जेरी की मौत के बाद उसके भतीजे ने वो घर बेच दिया क्योंकि उसे वो घर इतना खास पसंद नहीं था और उसके घर जो चोरी का सामान उन दोनों मियाँ बीवी ने चुरा कर रखा था, उनके भतीजे ने आहिस्ता आहिस्ता उसे भी बेचना शुरू कर दिया था। एक दिन रोहन के हाथ वो पेंटिंग भी लग गई। वो उस पेंटिंग को लेकर एक एंटीक शॉप पर गया। उस शॉप के मालिक का नाम डेविड था।
और वो उस पेंटिंग के बारे में काफी कुछ जानता था। मगर रॉन ने सिर्फ $200 में इस पेंटिंग को डेविड के आगे बेच दिया। डेविड ने पुलिस को इत्तला दी तो पुलिस ने कहा कि आज से 32 साल पहले ये पेंटिंग एक म्यूजियम से चोरी हो गई थी। इस पेंटिंग को मशहूर मुसव्विर विलियम डे ने बनाया था। इस पेंटिंग की कीमत $160 मिलियन थी। पुलिस ने रॉन को बुलाया और तहकीक की तो उसने जेरी और रीटा का नाम लिया। हैरानी की बात तो यह है कि इन दोनों को भी उसकी कीमत का अंदाजा नहीं था और उन्होंने इस तस्वीर को अपने बेडरूम में लगा रखा था। दोस्तों, इस आदमी का नाम लुडविल है। ये यूरोप के एक मुल्क जैक रिपब्लिक में रहता था। ये आदमी इंतहाई अमीर था मगर गैर शादीशुदा। ये अपने बहुत बड़े घर में अकेला रहता था। ये आदमी एक अजीबोगरीब हालत से गुजर रहा था। इस कंडीशन में आदमी को आग और राख से बेहद मोहब्बत हो जाती है। उसके साथ भी ऐसा ही हो रहा था। ये आदमी अपने घर के सामान को जला देता और जो राख बनती उसे अपने जिस्म पर लगा लेता था। इस आदमी ने अपने बैंक से सारे रुपए निकलवाकर उनको भी जला दिया। इस शख्स ने इस डर से नहाना भी तर्क कर दिया था कि उसके जिस्म पर लगी राख की खुशबू खत्म ना हो जाए। राख लगाने की वजह से उसका सारा जिस्म काला हो चुका था। ये इंसान दौलत से महरूम हो चुका था। इसका घर भी एक राख वाले खंडर में तब्दील हो चुका था। लेकिन एक दौर में यह घर एक खूबसूरत महल था और उसके पास बहुत सा पैसा भी हुआ करता था। ये बहुत ज्यादा सिगरेट पीता था क्योंकि सिगरेट जलती थी और उसे जलती हुई चीज बहुत पसंद थी। जब उसके पास मालो जर खत्म हो गया तब गवर्नमेंट उसे खर्चे के लिए पैसे दिया करती, मगर वो पैसे उसे नहीं मिलते थे। वो पैसे एक होटल वाले को और एक दुकानदार को दिए जाते थे ताकि उसकी जरूरत का सारा सामान मिल सके और होटल से खाना खा सके। अगर उसको पैसा दिया जाता तो ये जलाकर उसकी राख अपने जिस्म पर लगा लेता। ये आदमी 26 दिसंबर 2016 को 60 साल की उम्र में इसी जले हुए घर में अपने खालिक हकीकी से जा मिला। ये ट्रेविस वेल्टन है। ये आदमी लकड़ियां काटने का काम करता था। ये लकड़ियां काटकर इन्हें शहर में जाकर बेचता था। इसके साथ एक अजीब वाकया पेश आया। उसने जो पुलिस को बताया वो आपको हैरान करके रख देगा। 5 नवंबर 1975 को वॉल्टन अपने 6 साथियों के हमरा एक जंगल में लकड़ियां काटने गया। ये लोग अमेरिका के एरिज़ोना जंगलात में गए थे। उन्होंने लकड़ियां काटकर अपना ट्रक भरा। जब वो जंगल से निकलने लगे तो वहां उनको एक गोल ऑब्जेक्ट नजर आया। वो एक यूएफओ था जो जमीन की तरफ आ रहा था। वॉल्टन का कहना है कि वो यूएफओ हमारे ट्रक से 110 फीट दूर उतरा था। मेरे हमरा जो साथी थे वो सभी डर गए, लेकिन मैं ट्रक से उतरा और उस यूएफओ की तरफ बढ़ने लगा। जब मैं उसके पास गया तो उसके अंदर एक अजीबोगरीब रोशनी निकली। वो रोशनी जैसे ही मेरे ऊपर पड़ी मैं बेहोश हो गया। मेरे साथी पहले ही डरे हुए थे। वो ये मंजर देखकर और डर गए और गाड़ी लेकर फरार हो गए। वॉल्टन ने मजीद बताया कि उससे ऐसे आवाज आ रही थी जैसे बहुत सी मक्खियां भिनभिना रही हूं। जब मुझे होश आया तो मैं एक बेड पर पड़ा था और मेरे सामने 3 लोग मौजूद थे। उनके कद छोटे थे और उनके सर पर बाल नहीं थे और बड़े बड़े सरों वाले थे। उसका कहना था कि मैं उन लोगों को देखकर घबरा गया। मैंने उन पर हमला किया और वहां से भागने लगा। वहां पर बहुत से गेट थे। मैंने उन सभी दरवाजों को खोला और वहां से भागने लगा। सामने एक बहुत बड़ा दरवाजा था। जब मैं उस दरवाजे की तरफ बढ़ा तो उस दरवाजे से एक बड़े कद वाला आदमी निकला। उसने अपने सर पर कोई हेलमेट जैसी चीज पहन रखी थी। उस आदमी ने मुझे पकड़ लिया और गेट से अंदर ले गया। उन्होंने नीले रंग के कपड़े पहन रखे थे और बहुत खूबसूरत नजर आ रहे थे। उन सब की शक्ल एक जैसी लग रही थी, मगर देखने में एक लड़का और 2 लड़कियां भी लग रही थी। उन लोगों ने मेरे नाक पर एक मास्क पहना दिया और उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ होश न रहा। जब मुझे होश आया मैं दोबारा उसी जंगल में था और मेरे ऊपर वैसी ही रोशनी नजर आ रही थी। यूएफओ वापस जा रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने घंटे 1.5 घंटे में वापस इसी जगह पर लाकर मुझे रख दिया हो। मगर मुझे गायब हुए 5 दिन हो गए थे। उधर वॉल्टर के वो दोस्त जो जंगल से भागे थे वो पुलिस के पास गए और पुलिस को यूएफओ और वॉल्टर के बारे में सब कुछ बताया। पुलिस ने उन लोगों पर यकीन न किया और उन 6 आदमियों को जेल में बंद कर दिया। पुलिस को लगा कि हो सकता है इन 6 लोगों ने वॉल्टर को कत्ल करके यूएफओ की झूठी कहानी सुना दी हो। बाद में उस जंगल में पुलिस वॉल्टर को तलाश करने लगी। वॉल्टर पुलिस को जंगल में मिल गया। पुलिस ने उन 7 लोगों से बहुत तहकीक की, मगर उन सब का एक ही जवाब था। जब ये कहानी लोगों के सामने आई तो कुछ लोग कहने लगे कि ये एक मनगढ़ंत बात है। सिर्फ मीडिया में आने के लिए ये लोग ऐसा ड्रामा कर रहे हैं। वॉल्टर आज भी जिंदा है और अपनी इसी बात पर कायम है। सिर्फ वॉल्टर ही नहीं, और भी बहुत से लोगों का यह दावा है कि एलियंस ने हमें अगवा किया और हमारे जिस्म पर एक्सपेरिमेंट्स भी किए और हमें वापस इसी मकाम पर लाकर छोड़ दिया। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है ये कोई भी नहीं जानता, क्योंकि कुछ लोग मशहूर होने के लिए मनगढ़ंत कहानियां भी बना लेते हैं। ऑब्सीडियन मिरर। दोस्तों, अपने बचपन के जमाने में आपने अपनी नानी या दादी से जादुई आईने वाली कहानियां तो जरूर सुनी होंगी।
इस तरह के मिरर सच में एग्जिस्ट भी करते हैं। 16वीं सदी में मलका एलिजाबेथ का वजीर जिसका नाम जॉन डी था, उसको हमेशा से ही तरह तरह के मिरर और क्रिस्टल जैसी नजर आने वाली अशिया जमा करने का शौक था। उसके दिमाग में हर वक्त शैतानी और खुराफाती ख्याल आते रहते थे। एक दिन जॉन के हाथ ऑब्सीडियन मिरर लग गया। वो आईना वोल्केनिक ग्लास से बना हुआ था और ऐसा माना जाता था कि इसकी मदद से रूहों को हाजिर किया जा सकता है। रूहों के साथ राबिता कायम करने के लिए इस आईने का इस्तेमाल किया जाता था। जॉन डी ने एडवर्ड कैली नामी आदमी के साथ मिलकर ऑब्सीडियन मिरर का इस्तेमाल किया। एडवर्ड टूने और टोटके के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानता था, लेकिन क्या जॉन रूहों को बुलाने में कामयाब हो सका था? इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि इसमें कितनी सच्चाई है। फिलहाल ये आईना लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में रखा हुआ है। साइंसदान पहले तो बहुत हैरान हुए कि जॉन को ऑब्सीडियन मिरर कहां से मिला। साल 2021 में जब इस आईने पर रिसर्च की गई तो ये बात सामने आई कि इस आईने को मैक्सिको में एस्थेटिक से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने बनाया था। उन लोगों का ये मानना था कि इस आईने में मेडिकल और हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं जिससे कई बीमारियां ठीक की जा सकती हैं। हालांकि जदीद साइंस इन बातों को नहीं मानती। दोस्तों, इल्यूमिनाटी के बारे में आपने कहीं ना कहीं तो सुना होगा। कहा जाता है कि ये ऐसे लोग होते हैं जो शैतान की पूजा करते हैं। ये लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं, यहाँ तक कि इन लोगों को आने वाले वक्त का भी पता होता है। ये लोग वक्त से पहले ही बता देते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। और अब अगर बात की जाए इल्यूमिनाटी की, तो बहुत से किस्सों में हमें ये भी सुनने को मिलता है कि लिजर्ड इल्यूमिनाटी नाम की भी कोई चीज होती है, जो हमें ये बताती है कि हमारी दुनिया में जितने भी पावरफुल और मशहूर लोग हमारे बीच मौजूद हैं, वो दरअसल इंसान नहीं बल्कि छिपकली की तरह दिखने वाली कोई मखलूक हैं, जिनको बोलते हैं लिजर्ड इल्यूमिनाटी। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें ये साफ साफ लिखा हुआ था कि 12 मिलियन यानी 1 करोड़ 20 लाख अमरीकी लोग ये मानते हैं कि हमारे ऊपर छिपकलियां राज करती हैं। और अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतने सारे लोग ये क्यों मानते हैं और इन सब की शुरुआत कहां से हुई? तो दोस्तों, ये सब जानने के लिए हमें हजारों साल पीछे जाना पड़ेगा। कहा जाता है कि आज से हजारों साल पहले इजिप्ट में लिजर्ड जैसी दिखने वाली क्रिएचर आई थी, जिसको लिजर्ड इल्यूमिनाटी या एनुनाकी भी कहा जाता है। कहा जाता है कि एनुनाकी ने मिस्र में आकर ऐसे इंसान बनाए थे जो थे तो एक छिपकली, लेकिन देखने में इंसानों की तरह लगते थे। इन लोगों ने शैतान की पूजा शुरू कर दी और उनको पहले से ही सबका फ्यूचर पता था और कहते हैं कि इल्यूमिनाटीज को भी यही लोग चलाते हैं। तो दोस्तों, आप सब ये बात जरूर सोच रहे होंगे कि मेरे पास इन सब का क्या प्रूफ है और क्या मैं फालतू ही बोले जा रहा हूं। तो दोस्तों, मैं आपको बस इतना ही कहूंगा कि अपना दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि यही सब मैं अब प्रूफ करने जा रहा हूं। दोस्तों, वीडियो के शुरू में मैंने आपको एक क्लिप दिखाया था जहां इलॉन मस्क ये बोल रहा था, सम पीपल थिंक दैट आई एम एलियन, यानी कुछ लोग मुझे इंसान नहीं समझते, वो समझते हैं कि मैं एक एलियन हूं। और साथ ही इलॉन मस्क ने यह भी कहा कि मैं नहीं जानता कि एलियंस आखिर कहां हैं, हो सकता है कि वो हमारे दरमियान ही मौजूद हों। तो दोस्तों, काफी लोग ये समझ रहे होंगे कि इलॉन मस्क ने ये मजाक में कहा होगा, लेकिन यकीन मानिए ये कोई मजाक नहीं था। अब जैसा कि इल्यूमिनाटी के बारे में मशहूर है कि ये लोग बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज को खरीद लेते हैं। इनका मकसद लोगों को अपने मजहब की तरफ से हटाकर शैतानियत की तरफ लाना होता है, और ये सब कुछ इल्यूमिनाटीज इन लोगों के जरिए करते हैं जो बहुत बड़ी सेलिब्रिटीज होते हैं और बहुत ज्यादा मशहूर होते हैं। इल्यूमिनाटी इन लोगों को इतना ज्यादा पैसा ऑफर करते हैं कि इतना पैसा उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा होता, और फिर ये इन सेलिब्रिटीज को बोलते हैं कि अपना मजहब छोड़ दो। और फिर इस तरह बहुत सी सेलिब्रिटीज अपना मजहब छोड़ देती हैं और वो किसी खुदा पर ईमान नहीं रखते। और इस बात को प्रूफ करने के लिए मेरे पास एक और वीडियो भी मौजूद है। वो दिखाने से पहले मैं बता दूं कि जब एंड्रयू टेट ने इस्लाम कबूल किया तो उस पर तरह तरह के झूठे मुकदमात दायर करके उसे रोमानिया की जेल में डाल दिया गया था, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी मशहूर शख्सियत थी जो कि मुसलमान हो चुका था। और यही बात इल्यूमिनाटीज को पसंद नहीं आई थी। उन्होंने एंड्रयू टेट को $1 बिलियन की ऑफर की। जब एंड्रयू टेट ने उनकी बात नहीं मानी तब उन्होंने उसको जेल में डाल दिया। और ये मैं नहीं, इलॉन मस्क ने खुद कहा है। और अगर अब हम गौर करते हैं तो बहुत सी सेलिब्रिटीज जिनके नाम ऐसे हैं जो अपना मजहब छोड़कर एथियस्ट बन चुके हैं, जिनमें से कुछ मशहूर ज़ायन मलिक, मार्क ज़करबर्ग, बिल गेट, डैनियल रेडक्लिफ, ब्रैड पिट जैसे ही सेलिब्रिटीज हैं। और अगर आपको ये लगता है कि इल्यूमिनाटीज को साबित करने के लिए ये सब काफी नहीं है, तो मेरे पास और भी कुछ है जो पूरी तरह ये साबित कर देगा कि हमारे ऊपर वाकई में छिपकलियां राज करती हैं।
दोस्तों, सिम्पसन एक बहुत ही मशहूर कार्टून सीरीज है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये फ्यूचर बताते हैं। सिम्पसन के बहुत से एपिसोड्स ऐसे आए हैं जो कि कुछ साल बाद जाकर सच हो गए। जैसा कि 2002 में सिम्पसन का एक एपिसोड आया था कि डोनाल्ड ट्रंप एक अरबी आदमी और एक दूसरे आदमी के साथ खड़ा होता है और इन तीनों ने मिलकर एक ग्लोब पे हाथ रखा हुआ है और वो चमक रहा है। और इस एपिसोड के आने के ठीक 15 साल बाद सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल होती है जिसमें यह साफ साफ दिखाई दे रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अरब के बादशाह और मिस्र के प्रेसिडेंट के साथ खड़ा हुआ है और उन तीनों ने मिलकर एक चमकता हुआ ग्लोब भी पकड़ा हुआ है। और इसी तरह सिम्पसन के एक और एपिसोड में एक फीमेल अमेरिकन प्रेसिडेंट को दिखाया गया है जिसने एक ब्लू कोट पहना हुआ है और गले में सफेद मोतियों वाला हार पहना हुआ है, कानों में सफेद रंग के टॉप्स भी पहन रखे हैं। ये एपिसोड सन 2000 में आया था और फिर इसके ठीक 21 साल बाद अमेरिका में एक फीमेल प्रेसिडेंट को देखा गया जिसका नाम कैमिला हैरिस है, जो कि एक इंडियन लेडी है और इसका ड्रेसिंग सेंस सेम इस कार्टून जैसा है जो कि 21 साल पहले सिम्पसन कार्टून के एक एपिसोड में दिखाया जा चुका था। फिर सन 2000 में एक और एपिसोड आया। इसमें यह दिखाया गया था कि ट्रंप अमेरिका के सदर बनेंगे और फिर ठीक उसके 15 साल बाद हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। और ऐसे ही सिम्पसन के कई एपिसोड हैं जो कि अब तक सच हो चुके हैं। कहा जाता है कि सिम्पसन कार्टून के प्रोड्यूसर इल्यूमिनाटी के मेंबर्स हैं। इनको दुनिया का फ्यूचर पहले से ही पता है। और रही बात लिजर्ड इल्यूमिनाटी की यानी एनुनाकी की, तो सिम्पसन के एक एपिसोड में दिखाया गया है कि होमर भागता हुआ आता है और आकर कहता है कि अमेरिका के लोगों, अपनी आंखें खोलो, ये जो लोग तुम्हें नजर आ रहे हैं ये कोई और नहीं बल्कि इंसान की शक्ल में छिपकली हैं। और फिर होमर उनको सबके सामने बेनकाब कर देता है। तो दोस्तों, अगर आप माने या ना माने, सिम्पसन में दिखाई जाने वाली बहुत सी बातें सच साबित हो चुकी हैं। तो अब हमें सिर्फ इंतजार करना होगा कि जो लोग हम पर राज कर रहे हैं उनका असल चेहरा कब हमारे सामने आता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ ही गए होंगे कि आखिर मैं कहना क्या चाह रहा था। मैं नहीं जानता कि ये सब सच है या झूठ। बहुत सी सेलिब्रिटीज से जब उनकी तरक्की का राज पूछा गया तो जाने अनजाने में या फिर शायद मजाक में उन्होंने बोला कि उनको ये शोहरत शैतान की वजह से मिली है। और आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि शैतान की पूजा कौन करता है। नाजरीन, इल्यूमिनाटी एक खुफिया सोसाइटी थी जिसका क़याम बोवेरिया यानी मौजूदा जर्मनी में हुआ था। सन 1767 से 1785 तक चलने वाली इस सोसाइटी से मुंसलिक अफराद खुद को परफेक्टिबलिस्ट कहते थे। इस सोसाइटी के बानी कानून के प्रोफेसर एडम वेशपिट थे। उनका मकसद था कि वो कानून मंतक और फलाह बहबूद की तालीम को फैलाएं और मुआशरे से तवहुम परस्ती और मजाहिब के असरात को कम करें। एडम की ख्वाहिश थी कि वो यूरोपीय ममालिक में निज़ाम हुकूमत को तब्दील करें और रियासती उमूर से मजहब को खत्म करें और लोगों को रोशनी की नई राह दिखाएं। कहा जाता है कि इल्यूमिनाटी गिरोह की पहली मीटिंग 1 मई 1776 को एंगोलस्टाड शहर के करीब एक जंगल में हुई जिसमें 5 अफराद ने शिरकत की। इस मीटिंग में इस सोसाइटी को चलाने के उमूर तय किए गए। बाद में इस ग्रुप के मकासद में कुछ तब्दीली आई और उन्होंने रियासती उमूर पर असरअंदाज होने के लिए सियासी फैसलों पर अपनी तवज्जो मरकूज की और मजहब और शाही असर और रसूख को कम करने पर जोर दिया। इस सोसाइटी से ताल्लुक रखने वाले चंद अफराद ने फ्री मेसन सोसाइटी में शमूलियत इख्तियार कर ली ताकि वो अपने मेंबरान की तादाद में इजाफा कर सकें। बाद में बर्ड ऑफ मेनरोआ नाम का एक परिंदा उनकी शनाख्त बन गया। दोस्तों, फ्री मेसन एक ऐसी तंजीम है जो कि सदियों कबल ईंटें बनाने का काम करने वालों और गिरजाघरों की तामीर करने वालों पर मुश्तमिल थी। कई ममालिक बिलखुसूस अमेरिका में फ्री मेसन के बारे में बहुत खौफ पाया जाता है। सन 1828 में तो अमेरिका में एक सियासी तहरीक का क़याम अमल में आया था जिसका यक निकाती मकसद था कि वो फ्री मेसन की मुखालफत करेंगे। असल इल्यूमिनाटी ने क्योंकि फ्री मेसन तंजीम के अफराद को अपनी तंजीम में शामिल किया था तो बाद में इन दोनों ग्रोहों को एक दूसरे से मिला दिया जाता है। एंशिएंट इजिप्ट के लोग जब ऑपरेशन करते थे, ऑपरेशन के दौरान अगर किसी मरीज की जान चली जाती या वो किसी को बचाने में नाकाम रहते तो उस डॉक्टर के हाथ काट दिए जाते थे। इसलिए अगर उन डॉक्टर्स को अपने हाथ सलामत चाहिए होते तो वो हर हाल में अपने मरीज को बचाते थे। दोस्तों, एक अंदाजे के मुताबिक हमारी जमीन पर कॉकरोच 300 मिलियन साल से मौजूद हैं। इसका ये मतलब है कि कॉकरोचों का वजूद डायनासोर के वजूद में आने से भी कई मिलियन साल पुराना है। न्यू मैक्सिको के एक छोटे से टाउन जिसका नाम टाउस है, बरसों से एक अजीब सा फिनोमेना देखने को मिल रहा है। दरअसल 1990 से अब तक टाउस के लोगों को हमेशा एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। इस आवाज को द हम साउंड ऑफ टाउस का नाम दिया गया है।
ये एक लो फ्रीक्वेंसी साउंड है जिसे कुछ फीसद लोग ही सुन पाते हैं, मगर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि साउंड इतनी डिस्टर्बिंग है कि बहुत से लोग इसे सुनकर पागल हो गए और कई लोग टाउन ही छोड़कर चले गए और फिर कहीं दूसरी जगह जाकर बस गए। रिसर्चर्स अभी तक ये पता लगाने में नाकाम रहे कि इतने बरसों से ये मिस्टीरियस साउंड कहां से आ रहा है। इस आवाज के बारे में बहुत से नजरियात पेश किए गए, मगर वाज़ेह तौर पर कोई वजाहत सामने नहीं आई। कुछ लोगों का कहना था कि ये आवाज फौजी सरगर्मियों की वजह से पैदा हो रही है। कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि ये आवाज जमीन के कुदरती जियोग्राफिकल एक्टिविटीज और जमीनी गूंज की वजह से आती है। कुछ रिसर्चर्स ने इसे लोगों की मेडिकल हालत बताया है। इस हालत में लोगों के कानों में मुसलसल रिंगिंग या बजिंग साउंड सुनाई देती है। हालांकि इसमें से किसी नजरिए को भी अभी तक साबित नहीं किया जा सका। निकोला टेस्ला, जो कि एक बहुत बड़े मौजिद और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, उनका नंबरों के साथ खास तौर पर 369 यानी 369 के साथ कुछ खास कनेक्शन था। टेस्ला को ये नंबर बहुत खास और जादुई लगते थे। उनका कहना था कि ये नंबर कायनात के खुफिया कोड्स को अनलॉक करने में मददगार साबित हो सकते हैं। टेस्ला के मुताबिक 3, 6 और 9 कायनात की बुनियादी पैटर्न या कानून की नुमाइंदगी करते हैं। उनका कहना था कि ये नंबर कुदरत के बुनियादी चक्करों और वाइब्रेशन से जुड़े हैं। अगर आप इन नंबरों का राज समझ जाएं तो आप कायनात के सीक्रेट्स को भी समझ सकते हैं। 5 दिसंबर 1992 के दिन लंदन के शहर में पूरी तरह से धुंध छा गई। सर्दियों का मौसम था, इसलिए लोगों ने इसे सर्दियों की आम धुंध ही समझा। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, लोग इसकी संगीनी को समझ रहे थे, क्योंकि लोगों को सांस लेने में दुश्वारी पेश आ रही थी। ये इंतहाई जहरीला स्मोक था जो कि पूरे शहर में फैल चुका था। इस स्मोक की वजह से हर तरफ अफरा तफरी का आलम मच गया। स्कूल, कॉलेज, इंडस्ट्रियल एरियाज, हर चीज बंद हो गई। लंदन के हॉस्पिटल्स लोगों से खचाखच भर चुके थे। लंदन का मेडिकल सिस्टम फेल हो गया, क्योंकि लंदन ने इससे पहले कभी ऐसी इमरजेंसी का सामना नहीं किया था। इस स्मोक ने तकरीबन 4000 लोगों की जान ले ली और फिर ये तादाद बढ़ते बढ़ते 9 दिसंबर तक 12000 के करीब पहुंच गई। जब वहां की हुकूमत ने इस स्मोक के बारे में तहकीकात की तो बहुत सी वजूहात सामने आईं। लोग सर्दियों में अपने घरों को गर्म करने के लिए कोयले का इस्तेमाल कर रहे थे। साथ ही पावर स्टेशंस और फैक्ट्रीज में भी काफी ज्यादा लोग काफी तादाद में कोयला इस्तेमाल कर रहे थे। इसलिए ठंडे मौसम और टेम्परेचर की वजह से आलूदगी का जाल बुनता रहा और आखिर में इसने इस तरह के स्मोक की शक्ल इख्तियार कर ली। इस वाक़े को द ग्रेट स्मोक ऑफ लंदन के नाम से जाना जाता है। 1997 में स्टेट ऑफ मलाका, जो कि सुमात्रा और मलेशिया के दरमियान में वाक़ है, वहां से बहुत से समुद्री जहाज गुजर रहे थे। इन जहाजों को एक इमरजेंसी SOS पैगाम मौसूल होता है। वो मैसेज ये था: ऑल ऑफिसर्स इंक्लूडिंग कैप्टन आर डेड, लाइंग इन द चैट रूम एंड ब्रिज, पॉसिबली होल क्रू इज डेड। कुछ वक्त के बाद इस जहाज से एक और पैगाम आता है और वो पैगाम आई डाई था। ये पैगाम ऑरिंग मैडन SS से आ रहे थे। इसके बाद ऑरिंग मैडन SS से करीब तरीन जहाज सिल्वर स्टार शिप सबसे पहले जब इस जहाज के पास पहुंचता है, और जब सिल्वर स्टार शिप के अमले के अरकान इस जहाज के अंदर गए तो इस जहाज में तमाम अफराद मुर्दा हालत में पड़े थे, यहां तक कि उनके कैप्टन की भी मौत हो चुकी थी। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि इन लोगों की आंखें और मुंह खुले हुए थे। ऐसा लग रहा था कि मरने से पहले वो बहुत ज्यादा खौफजदा थे। उनके जिस्म पर कहीं भी जख्म का कोई निशान मौजूद नहीं था और ना ही जहाज पर कहीं आसपास खून के निशानात मिले। ये सब देखकर सिल्वर स्टार शिप का अमला अपने जहाज में दोबारा वापस आ गया और ऑरिंग मैडन SS को अपने शिप के साथ बांधकर किनारे तक ले जाने का मंसूबा बनाया। तभी अचानक ऑरिंग मैडन SS में एक जोरदार धमाका होता है और सारा जहाज समुंदर की गहराइयों में कहीं डूब जाता है। लोग इस वाक़े को पैरानॉर्मल एक्टिविटी से मुंसलिक करके देखने लगे। इसे आज भी द गोस्ट शिप ऑफ 1947 के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, मासाबुमी होसोनो नाम का ये आदमी टाइटैनिक में वाहिद जापानीज था। टाइटैनिक जहाज डूबा तो इस आदमी को बचा लिया गया। जब वो वापस अपने घर जापान में आया तो उन्हें सोशल मीडिया और पब्लिक अथॉरिटीज के जरिए एक कायर की तरह पेश किया गया। उन पर इल्जामात लगाए गए कि वो वतन के नाम पर एक दाग हैं, वो अपने वतन के लिए जिल्लत का सामान है। उन्होंने अपने वतन की इज्जत को मिट्टी में रौंद के रख दिया है। लोगों का कहना था कि मासाबुमी को लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देनी चाहिए थी। इसका नाम जॉन एस सैल्क है और ये एक मेडिकल रिसर्चर है। 1955 में उन्होंने पहली कामयाब पोलियो वैक्सीन बनाई थी। उन्होंने ये फैसला किया था कि ये अपनी पोलियो वैक्सीनेशन को रजिस्टर नहीं कराएंगे ताकि ये उन लाखों लोगों के लिए अफोर्डेबल बन सकें जो इस वैक्सीन को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। एक अंदाजे के मुताबिक जॉनस को अपने इस फैसले से 7 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। एडवर्ड मूरो के साथ लिए गए एक इंटरव्यू में जॉनस सैल्क ने कहा था, पेटेंट जैसा कुछ नहीं होता। क्या आप सूरज को पेटेंट करवा सकते हैं?
जोसेफ रॉटब्लैट, जो कि एक पॉलिश फिजिसिस्ट थे, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रॉटब्लैट ने एटॉमिक बम बनाने में मदद की थी। बाद में उन्हें अमन का नोबेल प्राइज दिया गया था। दरअसल जब दूसरी जंग अजीम चल रही थी, उस वक्त ये आदमी ट्यूब एल्वस और मैनहट्टन प्रोजेक्ट का एक हिस्सा था। ये दोनों ऐसे प्रोजेक्ट थे जिनके जरिए न्यूक्लियर वेपन बनाए जाते थे और बाद में इन्हें डेवलप किया जाता था। रॉटब्लैट ने इन दोनों प्रोजेक्ट्स पर काम किया था। बाद में उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स को खत्म करने के लिए एक कैंपेन चलाई। इसके तहत उनको अमन के नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। दोस्तों, ये 1770 की बात है। ऑस्ट्रेलिया की मलिका मैरिया टेरेसा के दरबार में एक वजीर था जिसका नाम वुल्फगैंग वॉन कैम्पलिंग्स था। इस आदमी ने 1770 में एक रोबोट बनाया था। ये रोबोट शतरंज खेल सकता था। इस रोबोट का नाम द टर्क था। मगर आज से 250 साल पहले इस आदमी ने रोबोट कैसे बनाया, ये बात आपके होश उड़ा देगी। उस आदमी का यह दावा था कि उस रोबोट को कोई भी शतरंज में हरा नहीं सकता, और ये बात किसी हद तक सच भी थी, क्योंकि बहुत बड़े बड़े शतरंज चैंपियन उसके साथ शतरंज खेल चुके थे, मगर कोई उस रोबोट को हरा नहीं पाया। इस रोबोट के आगे एक कैबिनेट बना हुआ था और उसके ऊपर शतरंज बनी हुई थी। उस दौर में यह रोबोट इस कदर मशहूर था कि लोग टिकट हासिल करने के लिए कतारों में खड़े होते थे। लोग इस बात से हैरान थे कि आखिरकार इस रोबोट में ऐसी क्या चीज है कि यह खुद ब खुद शतरंज खेलता है और इसे कोई हरा नहीं सकता। ये रोबोट इस कदर मशहूर हो चुका था कि राजा महाराजा इसके साथ शतरंज खेलने के लिए इसे अपने महल में बुलवाते थे। जब गेम शुरू होती थी तो वॉन कैम्पलिंग्स सबसे पहले इस कैबिनेट को खोलकर लोगों को दिखाता था कि इसके अंदर कोई आदमी नहीं, बल्कि ये शतरंज रोबोट खुद ब खुद खेलेगा। नेपोलियन ने भी 1809 में इस रोबोट को अपने महल में बुलाया और इसके साथ शतरंज खेली, मगर बदकिस्मती से नेपोलियन भी ये मैच हार गया था। इस रोबोट में एक सच्चाई छुपी थी जो तकरीबन 65 साल बाद दुनिया के सामने आई कि ये रोबोट था ही नहीं, बल्कि इस कैबिनेट के अंदर एक आदमी बैठता था और शतरंज वही खेलता था। ये रोबोट इंसानी नजर का धोखा था। हैरानी की बात यह है कि नेपोलियन जैसा चालाक आदमी भी इस धोखे में आ गया। वैसे तो इस कैबिनेट में शतरंज के बहुत बड़े बड़े चैंपियन बैठकर शतरंज खेला करते थे, मगर सबसे ज्यादा विलियम एस्बर्ग नाम का आदमी इसमें बैठकर शतरंज खेलता था। इस रोबोट के बानी वुल्फगैंग वॉन कैम्पलिंग्स की 1804 में मौत वाक़ई हो गई। इस रोबोट को बाद में अमेरिका के एक म्यूजियम में रख दिया गया था, लेकिन 5 जुलाई 1854 को इस म्यूजियम में अचानक आग भड़क उठी और ये रोबोट इसमें जलकर खाकिस्तर हो गया। बाद में इस रोबोट जैसा एक और रोबोट बनाया गया और इसे म्यूजियम में रखा गया।